नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे गुरुग्राम के मुद्दों के बारे में, प्रदेश के मुद्दों के बारे में, देश के मुद्दों के बारे में। तो मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी उकलाना विधानसभा से इनेलो नेता बलराज सबरवाल जी से, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष टैक्सेशन इंस्पेक्टर एसोसिएशन हरियाणा, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर एसोसिएशन, पूर्व सदस्य ऑल इंडिया कमर्शियल कॉन्फेडरेशन एसोसिएशन के सदस्य रह चुके हैं। तो आइए बात करते हैं बलराज सबरवाल जी से। आजकल नहरों में पानी नहीं, आंखों में पानी आया हुआ है लोगों के। हमारे माननीय मोदी जी ये राजहट पे अड़े हुए हैं। हमारे जो देश में नशे की बुराई फैल रही है, इसको रोकने के लिए कुछ कर पाऊंगा तो मैं, इसलिए मैंने रिटायरमेंट ली। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वायरल सच ने आज मुझे हमारे देश की समस्याओं पे बोलने का मौका दिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका हो जाए उन व्यूवर्स के लिए। सभी देशवासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं बलराज सबरवाल, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ इंस्पेक्टर एसोसिएशन का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ ऑफिसर एसोसिएशन का, और सदस्य रहा हूँ ऑल इंडिया कमर्शियल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। इतना गरीब परिवार के जब मैं 10वीं में पढ़ता था तब हमारे सिर पे छत नहीं होती थी। तो मैंने मेहनत, लगन और शिक्षा के दम पे ये मुकाम हासिल किया है। अब मैं चाहता हूँ कोई भी गरीब बच्चा अशिक्षित ना रहे, और कोई भी इंसान किसी भी समस्या से जूझ रहा हो तो वो मेहनत के बल पे, शिक्षा के बल पे आगे बढ़ सकता है। बलराज जी, आपने राजनीति में आने के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, तो उसका क्या उद्देश्य है? मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं राजनीति में आने के लिए मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ली। मैं सामाजिक कार्यकर्ता था, समाज के लिए काम करना चाहता था, क्योंकि मैं उन सभी चीज़ों से निकल चुका था कि गरीब बच्चों को शिक्षा में क्या दिक्कतें आती हैं। हमारे गाँव में छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, वो खेलने में उनको क्या क्या दिक्कत आती है। तब मैंने सोचा कि मेरी तो आज नहीं तो 2 साल में, 3 साल में रिटायरमेंट होनी है। अगर मैं पहले रिटायरमेंट लेकर के अपने शरीर में जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से मैं समाज के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और खेलों के लिए, और हमारे जो देश में नशे की बुराई फैल रही है, इसको रोकने के लिए कुछ कर पाऊंगा तो मैं, इसलिए मैंने रिटायरमेंट ली। तो बलराज जी, आप लगातार किसान आंदोलन के सपोर्ट में चल रहे हैं और आप उनका हर कदम पे साथ भी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों सरकार पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही, क्यों? देखिए, इसको पुरानी भाषा में कहें तो राजहट एक शब्द है जी। त्रियाहट, बालहट और राजहट। ये हमारे माननीय मोदी जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये राजहट पे अड़े हुए हैं। इन्होंने किसानों के बारे में सोचने की बजाय एक जिद्दी की हुई है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी परिवार को ही फायदा पहुंचाना है, किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर ये सही सच्चे मायने में किसान, गरीब, मजदूर, हितैषी होते तो जो 3 काले कानून बनाए गए थे ये किसानों ने कभी मांगे ही नहीं थे। इन्होंने तो एमएसपी पे कानून बनाने के लिए बात कही थी कि आप एमएसपी पे कानून बनाइए। जिस दिन एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो उसके बाद में किसान सुरक्षित हो जाएगा, हमारी खेती सुरक्षित हो जाएगी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, सबके थाली में रोटी होगी। लेकिन इन्होंने उस पे एमएसपी पे तो कानून बनाया नहीं, 3 काले कानून बना के रख दिए, जिसका साफ तौर पे सीधे का सीधा अर्थ है कि इसका फायदा सिर्फ बड़े घरानों को होना है, इसीलिए वापस नहीं ले पा रहे। और अगली बात आपने क्यों सुना कि वापस क्यों नहीं ले रहे? इन लोगों ने अंबानी को और अडानी को, रिलायंस को मोटे तौर पे जगह जगह पे ज़मीनें अलाट कर दी हैं। उन्होंने अपने वेयर हाउस वहाँ पे बना लिए हैं। अगर आपका एक वायरल हुआ था वीडियो जिसके अंदर साफ तौर पे बहुत बड़ा, कई 100 एकड़ का जगह जगह पे इन्होंने वेयर हाउस बनाया। पानीपत में भी एक वेयर हाउस था जिसका आपने पता होगा। तो अब वो लोग ये चाहते हैं कि अगर हम ये कानून वापस ले लेंगे तो उन वेयर हाउस का अडानी और अंबानी क्या करेंगे? कि किसानों के सामने आकर वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, कोई भी मीन्स बीजेपी का हम बात करें तो कोई उनके बीच में आके उनको समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। देखिए, बीजेपी वाले बार बार ये कहते हैं ये कानून जो है किसान हित में है जी। मैं डिबेट करने के तैयार हूँ। अगर कोई भी बीजेपी नेता मुझे आकर के ये समझा दे कि ये तीनों के तीनों काले कानून जो है किसान हित में है, वो एक भी बात इसके ऊपर नहीं कह पाते, इसलिए कभी भी वो पब्लिक के बीच में नहीं जा पाते।
जब उन्हें ऊपर से आदेश होते हैं कि आप लोग किसानों के बीच में जाइए, उनको समझाइए, तो किसानों को समझाने की बजाय अपनी खुद की मीटिंग करके अपना वीडियो वायरल कर देते हैं कि हम लोगों ने किसानों को समझाया, जबकि वो किसानों को नहीं समझा पाते। जी बलराज जी, आगे से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अजय चौटाला ने एक स्टेटमेंट दी कि दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है, अगर उससे सोल्यूशन निकलता है तो इस पे आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ करना चाहूँगा। जी, दुष्यंत चौटाला जी, अभय चौटाला जी और अजय चौटाला जी, ये तीनों शख्सियत उस परिवार से संबंध रखती हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार से। चौधरी देवीलाल ने 78 साल तक किसानों के लिए संघर्ष किया, मात्र 2-2.5 साल तक राज किया। वो शुरू से पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, मरते दम तक किसानों के हित की बात करते रहे। किसानों के लिए उन्होंने कानून बनवाए, किसानों के फायदे के लिए उन्होंने जगह जगह, मेरे को अच्छी तरह याद है जब चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे तो चलती नहर में सफाई होती थी। आजकल नहरों में पानी नहीं, आंखों में पानी आया हुआ है लोगों के। जहाँ तक आपने बात की कि दुष्यंत का इस्तीफा जो है वो भाई अजय चौटाला जी की जेब में है, इस पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, मुझे व्यंग लग रहा है इस पर कि दुष्यंत जी ने इस्तीफा अजय जी को दे दिया और अजय जी ने इस्तीफा अपनी जेब में डाल लिया, और दुष्यंत जी अपना इस्तीफा देने के लिए चले गए राज्यपाल के पास, और वहाँ जाके देखा तो जेब में इस्तीफा था ही नहीं, क्योंकि इस्तीफा तो अजय भाई साहब की जेब में था। जब उनसे लेने की कोशिश की तो अजय भाई साहब जहाँ बैठे जेल में, अब इस्तीफा कैसे दिया जाए? अगर आज भी दुष्यंत सही मायने में इस्तीफा देना चाहता है, किसान हितैषी बनना चाहता है, अपने दादा परदादा की प्रणाली पे, उनकी विचारधारा पे चलना चाहता है, तो उसे मैं साफ तौर पे कहता हूं कि मेरे भाई दुष्यंत चौटाला जी, आप बीजेपी से अपना समर्थन वापस लें और किसान हित में आगे खड़े हो जाएं। यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि किसानों के दम पे ही आप उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बलराज जी, एमएलए योगीराम सिहाग ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि किसान नेता अगर कहते हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रदेश के राजनीति समीकरण है, इनमें क्या उठापटक होगी या होने वाली है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने खुद देखी थी। योगीराम सिहाग जी हमारे जो एमएलए हैं बरवाला से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी मीडिया के माध्यम से कि अगर किसान नेता आकर के मुझे कहें तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। और जब किसान नेता उसके घर पे गए तो उसने चारों तरफ से किलाबंदी कर ली और दुनिया भर की फोर्स उसने वहाँ डाल ली ताकि लोग उसके पास भी ना जा सकें। इस्तीफा देना दूर की बात है। जब वो बाहर निकले और मीडिया ने उससे पूछा कि आपने तो खुद ने कहा था कि किसान नेता इस्तीफा मांगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो उसका एक शब्द था कि क्या मुझे किसानों ने एमएलए बनाया है? तो मैं उससे योगीराम सिहाग से पूछना चाहता हूँ कि बरवाले में जितने लोग किसान हैं, क्या उन लोगों का कोई वोट नहीं था? दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ जी, योगीराम सिहाग, देवेंद्र बबली और जिसको अब दुष्यंत चौटाला जी अपने दादा बोलते हैं, रामकुमार गौतम जी, वो लोग इन लोगों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं ये किसान के कानून जो बने हैं, किसान कानून बने हैं, तीनों के तीनों गलत हैं, हम इससे समर्थन नहीं करते, लेकिन फिर भी वो सरकार के साथ बने हुए हैं। अगर इनके 4 या 5 आदमी आज भी इस्तीफा दे दें तो ये सरकार गिर जाएगी और ये कानून हरियाणा में से कम लागू नहीं हो पाएंगे। बलराज जी, एक बहुत ही हम कह सकते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर हम पूरी दुनिया की भी बात करें या अपने संविधान की बात करें तो बड़ी चीज़ें ना ऐसे लगता है कि कुछ गलत सी लगती हैं। जैसे पंचायतों की अगर हम बात करें तो पंचायतों में आता है पढ़े लिखे होना ज़रूरी है, बट जो पूरा देश चला रहे हैं, एमएलए की बात करें, एमपी की बात करें, पीएम की बात करें, सीएम की बात करें, उनके लिए क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। जी हाँ, मैं सबको बताना चाहूँगी, उनके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया जी। अगर शिक्षा मैंडेटरी होती एमएलए, एमपी और संविधान और कानून बनाने वालों के लिए, तो आज ये तीनों काले कानून नहीं बनते। क्योंकि जो लोग ये कानून बनाने पे तुले हुए हैं, जो लागू करने पे तुले हुए हैं, खुद ही एजुकेटेड नहीं है। दूसरी बात रही है, पंचायत मेंबर के लिए भी 10वीं और 12वीं पास होना ज़रूरी है। एमएलए, एमपी के लिए कोई पास होना ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए एकेडमिक एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन
हमारी जनता, देश की जनता अच्छे इंसान को, अच्छे आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को, समाज सेवी आदमी को वोट देना शुरू कर देगी, उस दिन ये लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि जो आदमी एमएलए एमपी के लिए खड़ा हो, उसके लिए एमएलए के लिए कम से कम बीए और एमपी के लिए कम से कम एमए या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो कुछ देश हित में, समाज हित में कुछ कर पाएंगे। बलराज जी, आप अपना राजनीतिक क्षेत्र जिस पे आप अभी कार्य कर रहे हैं, तो क्या उसका कोई लक्ष्य है, कोई प्लानिंग कर रखी है, या फिर आपने सोचा है कि मुझे क्या मुकाम हासिल करना है, या हम कह सकते हैं कि कुछ आपने समाज सेवा के बारे में सोच रखा हो कि हमें क्या करना चाहिए आगे? मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ जी कि मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं एक तुच्छ छोटा सा सिपाही हूँ और मैंने अभी इनेलो सिपाही के तौर पे ज्वाइन की है। ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का मैं बड़पन मानता हूँ कि उनने मुझ जैसे एक छोटे से इंसान को पार्टी में जगह दी, लेकिन जैसे भी वो जिम्मेवारी मुझे लगाएंगे मैं बखूबी निभाऊंगा, बशर्ते कि वो सारी की सारी जिम्मेवारी समाज हित में, किसान हित में, मजदूर हित में, दलित हित में और छोटे व्यापारियों के हित में होगी। बलराज जी, शो के अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को, व्यूवर्स को, जो लोग आपको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज पूरे 3 महीने हो चुके हैं किसान मजदूर आंदोलन को। सरकार इनकी बात बिल्कुल अनसुनी कर रही है और सरकार ने लगभग, आपको पता होगा कि 200 से ज़्यादा, 225 के आसपास किसानों की शहादत हो चुकी है। यहाँ तक कि एक संत ने तो पब्लिकली आकर के अपने आप को सुसाइड किया, इस नाम से गोली मारी कि आप ये किसान कानून जो है इनको वापस लो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन सरकार ने एक शब्द भी उनके ऊपर नहीं कहा, ना ही हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने कभी भी एक शब्द भी कभी भी इन शहीदों के, शहीद किसानों के ऊपर नहीं कहा। बल्कि यहाँ तक मैं कहूँ तो हमारे हरियाणा के जो कृषि मंत्री है, उन्होंने तो इस पर बहुत ही गलत धारणा पेश की कि ये तो आत्महत्या कर रहे हैं, खुद मर रहे हैं, इससे शहीदों का कोई मतलब नहीं है। तो मैं इस पे सब लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप लोग सभी किसान आंदोलन, किसान मजदूर आंदोलन से जुड़ें, इस आंदोलन को सफल बनाएं और इसके साथ साथ ये जब तक किसानों के तीनों कानून वापस नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, तब तक आप लोग इन लोगों का जो रोडों पे, सड़कों पे डटे हुए इनका साथ दें। और मैं तहे दिल से किसान आंदोलन, किसान मजदूर आंदोलन के साथ हूँ, आप लोग भी साथ दें कि महंगाई के ऊपर इस सरकार ने इतनी ज़्यादा मार मारी है कि 1991 में पेट्रोल के रेट 14 रुपये थे, 10 साल बाद 2001 में वो 26 रुपये हो गए और 2021 में 90 रुपये को आंकड़ा छू गया। तो आप ये देखिए कि पहले 10 साल में सिर्फ 11 रुपये रेट बढ़ा था और अगले 10 साल में 2001 से 2021 के बीच में 63 रुपये, यानी कि 6 गुना से ज़्यादा रेट बढ़ गया। तो इससे किसान, मजदूर, गरीब आदमी हर तरह बुरी तरह आहत होता है। सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो तो पेट्रोल और डीजल के दाम होते हैं। डीजल पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसानों के ऊपर बात नहीं कर पाए हम। किसानों के लिए स्पेशल तौर पे सरकार हमेशा से ही किसान के जितने इम्प्लीमेंट होते थे, जितने औजार होते थे, उन पर टैक्स फ्री होता था। खाद बीज पे टैक्स नहीं होता था, कीटनाशक दवाइयों पे टैक्स नहीं होता था। और दूसरी बात मैं करूँ तो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल और डीजल जो है किसान का जरूरत का साधन था, क्योंकि किसान हल जोतता है, उसके साथ में ट्रैक्टर यूज़ करता है, पेट्रोल डीजल से, कई इंजन से पानी के वो लगाए जाते हैं। उन चीज़ों को देखते हुए कभी भी डीजल के रेट नहीं बढ़ते थे, लेकिन इन्होंने डीजल और पेट्रोल के रेट को बराबर लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि इन लोगों की सोच कहीं ना कहीं व्यापारी के पक्ष में है, बड़े व्यापारियों के पक्ष में है। जितने ज़्यादा डीजल के रेट बढ़ेंगे, आपकी महंगाई उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो डीजल के रेट को कंट्रोल करना होगा। बलराज जी, यहाँ पे मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भाजपा के ही नेता हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस से तो कम ही बढ़ाए हैं हमने दाम, कि उनके टाइम में तो बहुत आसमान छू रहे थे ये दाम। मैंने बता तो दिया, पहले 11 रुपये बढ़ा था 10 साल में, इस बार 63 रुपये बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया। आप देख लो कितने कम बढ़ाए हैं। अगर और भी कम नहीं रहे तो और बढ़ा देंगे। ये किसान हित में अगर करना चाहें जी, तो इनको सबसे पहले तो तीनों कानून वापस लेने चाहिए, एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए जी। और जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसके रेट में बहुत ज़्यादा कमी आई है, उसको देखते हुए टैक्स कम करना चाहिए। आपके साथ में छोटा सा देश है नेपाल। नेपाल में आज भी पेट्रोल हमारे से 22 रुपये कम है, 22 रुपये कम है, जबकि उसकी कोई बड़ी सरकार नहीं है, कोई आर्थिक स्थिति है, कुछ नहीं है। उनके लोग हमारे यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका तेल जो है, पेट्रोल जो है, हमारे से 22 रुपये कम है। अगर फिर भी बीजेपी वाले ये मानते हैं
कि हमारा कम है, तो वो तो उन्हीं की भाषा में हो सकता है, कोई आम इंसान तो इसको कम नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद बलराज जी हमारे साथ बात करने के धन्यवाद लिए। जी आपका बहुत बहुत। आजकल नहरों में पानी नहीं, आंखों में पानी आया हुआ है लोगों के। हमारे माननीय मोदी जी ये राजहट पे अड़े हुए हैं। हमारे जो देश में नशे की बुराई फैल रही है, इसको रोकने के लिए कुछ कर पाऊंगा तो मैं, इसलिए मैंने। तो ये थे हमारे बीच बलराज सब्बरवाल जी, जिन्होंने देश के मुद्दों के ऊपर आज हमारे साथ चर्चा की। आपका इन विषयों के ऊपर क्या तर्क है, क्या बात आप सोचते हैं, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम भी पूरा प्रयास करते हैं, आपका वायरल सच जो आपका चैनल है ये भी पूरा प्रयास करता है कि अलग अलग लोग आपके सामने आए, अपना पक्ष रखें, ताकि आप सोच सके, जनता सोच सके कि क्या आपके हित में है, क्या आपके हित में नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता ये महसूस कर रहे हैं या बहुत खुशी मना रहे हैं इसके ऊपर कि जीडीपी बहुत हाई जा रही है मोदी जी के राज में। जीडीपी का मतलब मैं आपको समझा दूं, गैस, डीजल और पेट्रोल। जी हाँ, ये तीनों बहुत हाई जा रहे हैं और तीनों के बिना ही जिंदगी एक जनता के लिए गुजारना बहुत ही मुश्किल है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी आपकी राय, तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और जल्द ही हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मुद्दे के साथ और एक नई चर्चा के साथ। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। नमस्कार।